तो हाय व्यूअर्स, मैं आपका हितू सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने में कतराते हैं, जिनको डर लगता है कि सर पढ़ाएंगे कैसे, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ाएंगे, मजा आएगा कि नहीं आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा या फिर नहीं सीखने को मिलेगा, मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। डेमो की रिक्वायरमेंट रहती है, आप लोगों को डेमो डेमो की डिमांड रहती है कि सर कोई डेमो हो तो मुझे दे दो। तो आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो भी लेके आ रहा हूं, जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने क्लासेस में पढ़ाया। अपने स्टूडेंट को पढ़ाने का तरीका देख लीजिए, नॉलेज कैसा मिल रहा है ये देख लीजिए। आपको मेरे द्वारा जो भी चीजें समझाई गई हैं, बताई गई हैं, वो बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, इस चीज को समझ लीजिए, फिर आप क्लासेस को ज्वाइन कीजिए जो 5 नवंबर से शुरू की गई हैं। क्लासेस अगर ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया है तो उसका भी प्रोसेस मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पहले डेमो वीडियो देख लीजिए, डेमो वीडियो कैसे आपको समझ में आती है, मैं क्या समझा रहा हूँ, किस टाइप का नॉलेज है। और ये एक ऐसा वीडियो है जो डेली लाइफ पे अगर आप एडवांस लेवल पे भी काम कर रहे हैं 4G 5G फोन पे, तो बहुत बार आप इस आईसी में फंसे होंगे, काम नहीं कर पाए होंगे। तो उसका एक तरीका भी मैंने यहाँ पर बताया कि कैसे काम करना है, कैसे कैसे चीजों को चेक करना होता है। लेकिन अगर आपको कम नॉलेज है, 4G फोन नहीं आता है, 5G नहीं समझ पाएंगे, तो पहले आप क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत है। आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाए और आप 5G 4G सारे फोन रिपेयर कर पाए। तो इस डेमो वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आप सीट को बुक करा सकते हैं। लिमिटेड सीट होती है हमारे पास, और अच्छा नॉलेज होता है तो काफी लोग ज्वाइन करते हैं। लगभग फुल ही जाती है, हर बैच फुल ही जाती है और दो चार लोग एक्स्ट्रा ही ज्वाइन हो जाते हैं। तो आप इस इंतजार में मत रहना कि मैं अभी टाइम है ज्वाइन कर लूंगा। आपको फटाफट से पेमेंट करके सीट बुकिंग करानी है, और मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की 28 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिनकी वजह से आप पहले से थोड़ा सा स्टडी कर लें, ताकि जब क्लासेस में एंट्री करें तो आपको एक बार में ही मेरी बताई गई बात समझ में आ जाए। तो फटाफट से, आज दीपावली का दिन है, आप सभी लोगों को एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये त्योहार बहुत अच्छे से व्यतीत हो, और इस दीपावली में आप अपने घर को रोशन करने के साथ साथ अपनी लाइफ को भी रोशन कर लीजिए। आज ही के दिन आप एडमिशन करा लीजिए, अपनी सीट को आज ही बुक कराना बड़ा ही शुभ माना जाता है, दीपावली में कोई अच्छा काम करना। तो आप आज अपने लाइफ के लिए जो है एक अच्छा काम कर लीजिए, फटाफट से सीट को बुक करा लीजिए, इसमें बिल्कुल देरी मत कीजिएगा। चलिए डेमो शुरू करता हूं, देख लीजिए पहले इस वीडियो को। क्लास शुरू करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप हमारे कोर्सेज को या हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं, एक आईसी है MT6359 VKP, ठीक है, मीडिया टेक की है। इसके पास 9 या 10 इंडक्टर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंडक्टर टोटल लगे हुए हैं। ये है X6810, कई सारे सीपीयू के साथ जोड़ दी जाती है। जैसे इस वाले फोन में इन्फिनिक्स का है, और इन्फिनिक्स का इस फोन में जो है लगी हुई है 6785V, ठीक है। ये सिस्टम ऑन चिप यहाँ पर ये वाला लगा हुआ है। एक और फोन है यहाँ पर इन्फिनिक्स का 8i, ठीक है। इसका जरा मैं देख लूं, चार्जर डेटा कंपोनेंट नेम नहीं है क्या 8i का? एक मिनट, नहीं वो वही है 8i, इसका कंपोनेंट नेम नहीं है। इसमें देखो एक और MT6359VMP, ठीक है, एक ये आईसी है। तो VKP VMP लगभग लगभग एक जैसे सीक्वेंस होते हैं। देखो ये आईसी इस तरीके से MT6359, क्यों भाई ऐसे माइक ओपन कर लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? गैर जिम्मेदारी, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। माइक पे कंट्रोल रखो तभी मजा आएगा। जब जरूरत हो तो बोलो, जब जरूरत ना हो तो म्यूट करके रखो। अब देखो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है। किसका माइक है? किसका खुला हुआ है? बच्चों के हाथ में तो नहीं दे देते हैं फोन, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए फिर से समझता हूं। देखो एक MT6359 VMP है और एक VKP है। जैसे ये वाला मॉडल मेरे पास में है तो VKP है। दोनों में लगभग लगभग एक ही टाइप का सीक्वेंस होता है, और हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे MT6359 VKP, यानी केपी लिखा हुआ VKP, वही वाली आईसी, इसी के सीक्वेंस को समझेंगे। इसमें कहाँ गया कंपोनेंट नेम, स्कीमेटिक लेआउट, और ये अब यहाँ पर
लगी हुई है तो यहाँ पर 10 बक कॉइल लगी हुई हैं। अब सोचो इतनी सारी बक कॉइल इसके साथ लगाई गई। 4G फ़ोन्स में, 5G फ़ोन्स में लग के आती है, ठीक है? तो समझते हैं कैसे काम करती है और इसका सीक्वेंस किस तरीके से आप चेक करेंगे। जब भी इसमें बक वोल्टेज बन रहे हों या नहीं बन रहे हों, तो क्या-क्या चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। मीडियाटेक का चिपसेट है। अब इसमें 2 पावर आईसी मिलके काम कर रही हैं, जहाँ पर लगी हुई है वीकेपी, ठीक है? और जहाँ पर वीएमपी लगी हुई है, वहाँ पर 3 पावर आईसी काम कर रही हैं। यहाँ पर मैं कुछ फालतू चीज़ों को हटा दूँ ताकि सही से काम करने में, पढ़ाने में आसानी हो। एक ये वाला ले लेते हैं, दूसरा एक इस स्कीमेटिक को हटा देते हैं, ये टाई को, चार्जर डेटा, ये टाई, ठीक है? और एक ये 5G का है, इसको ले लेते हैं, 10X को। तो इसके साथ देखो ये वाली आईसी जो है वीएमपी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक क्वाइल यहाँ पर गायब है और यहाँ पर सीपीयू लगा हुआ है MT6875B। ध्यान से समझना। अब इसमें 3 से 4 पावर आईसी लगाई गई हैं। अभी फॉल्ट टीवी से पता चल जाएगा। इसमें एक लाइन होती है मीडियाटेक में, फॉल्ट टीवी, फॉल्ट टेस्ट बस, ठीक है? FAULT, फॉल्ट से पता लगा सकते हैं, फॉल्ट टीवी से, कि फॉल्ट बी से, कि ये जो है इसमें कितनी पावर आईसी लगाई गई है। तो देखो यहाँ ये जो जहां पे लिखा हुआ है, ये एक MT6315, एक पावर आईसी ये लगी हुई है सीपीयू जीपीयू के लिए। अलग से छोटी सी आईसी लगी हुई है, इसका नंबर है MT6315SP, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक वो वाली U4000, एक ये पावर आईसी है जो मेन पावर आईसी है, इसमें गई है। फिर U4000, ये अभी मेन पावर आईसी ही है। यहाँ पर ये एक और जो है आपकी MT6315, हाँ वही वाली दूसरी पावर आईसी। फिर यहाँ पर देखोगे, अच्छा इसके ऊपर वाले का नंबर क्या था, U4500। फिर वैसी ही एक और लगी हुई है U4600, ये तीसरी हो गई। फिर यहाँ पर चेक करेंगे U4700, ये चौथी पावर आईसी हो चुकी है। और U4800 ये वाली है आपकी पांचवी। 5 पावर आईसी के साथ ये वाला हैंडसेट Redmi 10X 5G, ये 5 पावर आईसी के साथ काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो एक पावर यहाँ पर ये लगी है जो चार्जिंग का काम भी करती है, मतलब इसी के अंदर डीसी डीसी कन्वर्टर भी है। और इसके साथ कुछ बक कॉइल लगाई गई है, तो इससे और भी काम करवा लिए जाते हैं। दूसरी MT6315, एक ये पावर आईसी, इसके साथ 4 बक कन्वर्टर लगे हुए हैं, इससे भी कुछ काम करवाया जा रहा है। एक ये पीए के लिए पावर आईसी है, ठीक है, MT6308P, इसके पास भी कुछ बक कन्वर्टर है। फिर यहाँ पर देखोगे एक और होगी 6315, कहीं ना कहीं लगाई गई होगी इसके साथ, ये यहाँ पर 2 लगी हुई है, MT6315 और PP, ठीक है? ये 2 पावर आईसी हैं सीपीयू जीपीयू के लिए। ये भी सिस्टम ऑन चिप को ही वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे। तो ये पावर आईसी कैसे काम करती हैं, थोड़ा सा इन पर भी नजर डालेंगे कि 4-5 पावर आईसी लगा दी हैं, कहीं 3 पावर आईसी लगाई हैं। बस सिस्टम ऑन चिप की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है इनको, बस और कुछ भी नहीं करना है। वहां पर देखिए कि इस पावर आईसी के साथ 9 बक कन्वर्टर लगे, मतलब एक बक कन्वर्टर गायब है, यूज नहीं किया गया, तो फिर अलग से पावर आईसी लगाई गई, उसकी जरूरत ये पावर आईसी पूरी करेंगे। अब यहाँ वाला जो है, इसको इसको समझते हैं। इसमें लगभग लगभग 10 बक कन्वर्टर है, एक पावर आईसी यहाँ पर और लगाई गई है, ये वाली, इसके साथ भी 3 बक कन्वर्टर है और 3 के तीनों यूज में लिए गए। अब यहाँ पर इस फोन में यही आपकी डीसी डीसी आईसी भी है, ठीक है? एक कॉइल लगी है, तो इससे चार्जर के वोल्टेज को कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करेंगे, प्लस सिस्टम वोल्टेज बनाएंगे। ये डीसी डीसी यानी कि सिस्टम या वीपीएच जैसा वोल्टेज यहाँ पर बनेगा। चलिए समझते हैं कि इसका सीक्वेंस आखिर कैसे काम करता है। 2 पावर आईसी, कब कौन सी पावर आईसी एक्टिव होगी, और वहां पर वो जो 3 पावर आईसी 5 पावर आईसी हैं, वो सब कैसे एक्टिव होंगी, दोनों चिपसेट को कवर करेंगे। और दोनों मीडियाटेक के हैं, मिलते जुलते गुड सीक्वेंस के साथ काम करते हैं। यहां पर सबसे पहले आप समझ लो कि शुरुआत कहां से होती है। हम चार्जर लगाएं या फिर बैटरी लगाएं, और पावर की को अगर ट्रिगर करते हैं तो पावर आईसी का बूट सीक्वेंस शुरू होता है, या फिर आप चार्जर लगा दें तो पावर आईसी ट्रिगर हो जाती है। मैंने बताया कि MT6360MP, ठीक है, ये वाली पावर आईसी है। इसे हम डीसी डीसी कन्वर्टर या पावर दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि फॉल्ट बी की लाइन यहीं से जुड़ी हुई है। इतने मैसेज आप लोगों को भी आ रहे हैं मैसेज? सुबह से भर गया पूरा व्हाट्सअप, और किसी ने मुझे दिवाली विश भी नहीं किया, ना मैंने किया। हाँ? चलो बाद में देखते हैं।
आवाज क्लियर है? सब कुछ क्लियर है ना? जी सर। यस सर। हाँ, जी सर, जी सर। चलो पहले अपने काम पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखो इसी आईसी से चार्जर जुड़ा हुआ है, इसी आईसी से आपका बैटरी कनेक्टर भी जुड़ा है, यानी बैटरी जुड़ी हुई है। अब जैसे ही चार्जर लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं, ऑटोमेटिक आपका सिस्टम वोल्टेज जनरेट हो जाता है। यहाँ पर भी 1 ओम का रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा, जैसे मीडियाटेक 6357 में 1 ओम का रजिस्टर मिला था, वो 1 ओम का रजिस्टर एसएमपीएस सेक्शन पे जुड़ा हुआ था। मतलब इसी से स्विचिंग मोड पावर सप्लाई चालू होगी, इस वाले वोल्टेज से। और यहाँ पर जितने 9 बक कन्वर्टर है तो 9 कैपेसिटर, 10 बक कन्वर्टर है तो 10 कैपेसिटर पे ये वोल्टेज पहुंचेगा, इन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी वोल्टेज को तोड़ना है, हर एक बक कन्वर्टर इसी वोल्टेज को तोड़ेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे ही ये बैटरी वाला वोल्टेज या चार्जर वाला वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज के रूप में कन्वर्ट होता है, वैसे ही आईसी के अंदर इसको चेक किया जाता है कि ये कितने लेवल तक है। अब यहाँ पर 200 किलो ओम का रजिस्टर ग्राउंड से जोड़ करके इसकी एक लिमिट, मतलब एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेट किया जाता है कि वो वोल्टेज अगर उससे नीचे पहुंच जाएगा तो आईसी ट्रिगर ही नहीं होगी। देखते हैं कभी कभी बैटरी का वोल्टेज लो रहता है तो आईसी आपकी पूरे तरीके से ऑन नहीं होती है। वो चार्जिंग, पहले चार्जिंग तो स्टार्ट कर देती है लेकिन अपने कुछ वोल्टेजेस नहीं बनाती है, बाकी के सर्किट को ऑफ रखती है। तो ये 200 किलो ओम के रजिस्टर से एक अंडर वोल्टेज लॉकआउट सिस्टम ट्रिगर कराया जाता है। मतलब इसकी एक लिमिट सेट की जाती है कि भाई इसके नीचे अगर वोल्टेज पहुंच गया तो ये आईसी ट्रिगर नहीं होगी। और इस आईसी के अंदर एक डीडीएलओ फीचर भी होता है, जैसे यूवीएलओ है अंडर वोल्टेज लॉकआउट, वैसे वहां पर होता है डिजिटल ड्रेन लॉकआउट करके, कि मतलब अगर वहां पर बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है तो फिर ये सिस्टम उसको हमेशा लॉक करके ही रखेगा। आप बैटरी चेंज करें या बैटरी को बूस्ट करें तभी वो सर्किट ऑन होता है। तो ये दोनों सर्किट काम करते हैं, पहले इस वोल्टेज को चेक करेंगे तभी उसके बाद आईसी ट्रिगर होगी। एज पर डेटा सीट, इनकी डेटा सीट के हिसाब से ये काम सबसे पहले होगा। जैसे ही सिस्टम वोल्टेज पहुंचेगा, डीडीएलओ और यूवीएलओ सर्किट फौरन ऑन हो जाएंगे और पता लगाएंगे कि बैटरी का वोल्टेज क्या है, चालू करने के लायक है कि नहीं है। अगर चालू करने लायक है तो फिर ट्रिगर करा देंगे। अब एक चीज आपको याद होगी कि मीडियाटेक 6357 में जब हम चार्जर लगाते थे तो एक वीसीडीटी की लाइन जाकर के फोन पावर आईसी को ट्रिगर कराती थी। यहां पर कोई भी इसके साथ वीसीडीटी सर्किट नहीं है, यहां पर सर्किट दूसरे तरीके से लगाया गया। जैसे ही आप सिस्टम वोल्टेज इन कराते हैं, अगर अंडर वोल्टेज लॉकआउट सिस्टम एक्टिव है इनका, उसने चेक कर लिया कि बैटरी का वोल्टेज सही है, तो वो पावर की पर एक वोल्टेज जनरेट करा देगा। मतलब अंदर का मॉसफेट ट्रिगर हो जाएगा और पावर की पर लॉजिक लो करने के लिए वोल्टेज डाल दिया जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज हाई रहेगा, 2.8 से 3.7 के बीच में वोल्टेज रहेगा। जब आप इस लाइन के लॉजिक को लो करते हैं, लॉजिक लो करने का मतलब जब पावर की को ग्राउंड से जोड़ते हैं तो ये आईसी फौरन ट्रिगर हो जाती है। ऐसे करके काम करती है। अब यहां पर देखेंगे एक चार्ज टीबी या चार्ज डिटेक्शन बी करके है। ठीक है, ध्यान देना, चार्जिंग डिटेक्शन बी एक लाइन होती है, जैसे वहां वीसीडीटी होती थी वैसे ही यहाँ चार्जिंग डिटेक्शन बी करके लाइन होती है। इस पर एक्चुअली में होता क्या है, जब सिस्टम वोल्टेज जनरेट होता है तो 100 किलो ओम का एक रजिस्टर पावर आईसी के अंदर लगाया जाता है। ध्यान देना, एक वो इपिक पेन को ले लेता हूं। अच्छा मेरा भाई आएगा, आ गया। डर लगा रहता कि आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर देखो जैसे ही ये सिस्टम वोल्टेज एसएमपीएस सेक्शन से इन कराया जाता है ना, अंदर एक 100 किलो ओम का रजिस्टर ग्राउंड उसके पुल अप होता है, ग्राउंड नहीं होता है, 100 किलो ओम का रजिस्टर पुल अप कराया जाता है। और पुल अप कराने के बाद इस पर पुल अप वोल्टेज डाल करके क्या करते हैं, इस चार्ज टीबी वाली लाइन पर डाल देते हैं। ध्यान से समझना अंदर होता क्या है। डेटा सीट जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। जब यहाँ पर सिस्टम वोल्टेज जनरेट होता है, मींस बैटरी आप लगा देते हैं, तो बैटरी लगाने के बाद एक 100 के का 100 किलो ओम का रजिस्टर अंदर आईसी के अंदर लगा हुआ होता है। इससे इस जगह पे पुल अप करा दिया जाता है। तो बैटरी लगाते हैं तो इस लाइन पर बैटरी जितना वोल्टेज, मतलब 3.1 वोल्ट इनके डेटा शीट पे लिखा है कि इस लाइन पर 3.1 वोल्ट रहेगा। और जैसे ही चार्जर लगा देते हैं, चार्जर कनेक्ट कर देते हैं, अंदर यहां पर एक मॉसफेट होता है जो कि एन चैनल का मॉसफेट। इसके अंदर ध्यान देना कैसा सर्किट बनाया गया। एन चैनल का मॉसफेट, इसके ड्रेन पर यही चार्ज टीबी वाली लाइन जोड़ दी जाती है, इसके सोर्स पर आपका ग्राउंड निगेटिव जोड़ दिया जाता है, और ये वाली लाइन जो है ना गेट वी बस से जोड़ दिया जाता है। जो चार्जर वाला वोल्टेज होता है ना, गेट यहां से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही चार्जर लगाएंगे, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, जिनको मॉसफेट पता है वो समझ गए होंगे क्या होनी चाहिए फिर। आता है आप लोगों को मॉसफेट? आता है तो एक्सप्लेन कीजिए। सोर्स पे नेगेटिव है,
कौन है जो आज इसको एक्सप्लेन करेगा? है कोई यहाँ पे जो बता सके? ये हो गया गेट, ये आपका गेट, ये हो गया ड्रेन, और ये हो गया सोर्स। सोर्स को जोड़ रखा है नेगेटिव से, ड्रेन को जोड़ दिया है 100 किलो ओम के रजिस्टर से, 100 के रजिस्टर से, और 100 के रजिस्टर पर वोल्टेज डाल दिया गया है पुल अप। और ये लाइन जो ड्रेन पे जुड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं CHRDTB, चार्ज डिटेक्शन। ठीक है, ये डिटेक्शन की लाइन है। तो अब जैसे ही यहां पर पुल अप कराएंगे, वी बस इस जगह पे डालेंगे, तो ये एन चैनल है, तो क्या होगा इसका? ये पॉजिटिव से खुलेगा और नेगेटिव धारा प्रवाहित होगा इसमें, क्योंकि नेगेटिव से जुड़ा हुआ है सर एक सीरीज। हाँ, यहां पर अभी लॉजिक क्या है, जब तक हम चार्जर नहीं लगाते हैं तो ड्रेन पर यानी आईसी के अंदर इस रजिस्टर पर यहां पर क्या लॉजिक है? 1 है कि 0 है? हाई है कि लो है? हाई है सर, अभी हाई है। हाई है। ठीक है, जैसे ही गेट पर वोल्टेज वी बस वाला डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा वहां पर? लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये जी सर, गेट नेगेटिव, खुलेगा और ग्राउंड हाँ चला जाएगा। हाँ, नेगेटिव ड्रेन पर पहुंच जाएगा और लॉजिक हो जाएगा लो। तो इनके डेटा शीट के हिसाब से ये आईसी ट्रिगर होती है लो से, लो लॉजिक से ट्रिगर हो जाती है। ठीक है, और एक्चुअली जो यहाँ पर सर्किट बना है वही पावर की पर भी लगाया जाता है, कि पावर की होल्ड करें या चार्जर लगाएं, अंदर जो ओपैम्प लगा हुआ है वो लो लॉजिक से इस आईसी को ट्रिगर करा देगा। तो यहां पर जैसे ही चार्जर लगाएंगे, यहां पर आपको बजर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये लो हो जाती है लाइन। वैसे ही आईसी फौरन ट्रिगर हो जाएगी। पूरा सर्किट मैंने अंदर का बता दिया, बाहर का तो जाने दो। पैड टू पैड लाइन होती है, आप चेक भी नहीं कर पाओगे। पैड टू पैड होती है, कहीं बाहर टीपी वगैरह नहीं दिया हुआ है। वैसे होगा तो बेशक आप चेक कर पाएंगे, लेकिन मुझे कहां से पता चला? मैंने भी चेक नहीं किया, लेकिन डेटा शीट पे लिखा हुआ है, पूरा सर्किट बना के लिखा उन्होंने कि चार्ज टीवी। आप इसकी डेटा शीट MT6360 MP की डेटा शीट खोलो, वहां पर ये चीज आपको मिल जाएगी। चलो अभी समय है, दिखा देते हैं। आज दिवाली है, जल्दी तो नहीं है किसी को? शॉप खुली होंगी आप नहीं लोगों की? खुली है? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, तो फिर तो जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। मेरी तो आज छुट्टी है। हाँ सर। चलो एक नजर जरा MT6360 जो डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी है, इस पर डाल देते हैं और इस पे नाम लिखते हैं। कौन सा वाला अभी पढ़ रहे थे? CHRDETB, यही तो लिखा होगा वहां पे, लिखा हुआ वी बस ओवीपी हाई थ्रेशोल्ड 10.5 वोल्ट डिफॉल्ट करके लिखा हुआ है, कि मतलब इतना जो है इस पे डिफॉल्ट वोल्टेज डाला जा सकता है। लेकिन वो उनकी डेटा सेट के हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम सब लिखते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं। देखो 63-59 के साथ ये आईसी लगाई जाती है, जहां पर 6359 हो उसके साथ ये आईसी लगा दी जाती है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा ओपन ड्रेन। ये ड्रेन जो है, ये जो गेट है, ये गेट वी बस से जोड़ा जाएगा। और यहां पर देख लो 63-59 में एक 100 किलो ओम का रजिस्टर जो है वो पुल अप लगाया गया कि नहीं? जैसे ही चार्जर इन करेंगे, वैसे ही ये नेगेटिव उठ के यहाँ पर फौरन पहुंच जाएगा, आईसी ट्रिगर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हेलो? जी सर। और एक चीज समझ लो, डेटा शीट में पूरा डायग्राम बना के दिया हुआ है इन्होंने। ये आपकी पावर की, और इधर होता है CHGQ ऑन भी, और इधर भी पावर की होता है। तो यहाँ पर जो पैम्प लगा हुआ है, जैसे ही आप इस पावर की को प्रेस करेंगे, लॉजिक लो होगा। पावर आईसी ये MT6360 ये क्या करेगी? इधर भी ट्रिगर कराएगी पावर की, और इधर भी ट्रिगर कराएगी। और जैसे ही ये ट्रिगर होगी Q ऑन बी की लाइन, वैसे ही फौरन ये डिटेक्शन भी लॉजिक, इसका भी फिर से लॉजिक लो हो जाएगा। तो चाहे चार्जर से लॉजिक लो करवाएं, चाहे बटन दबा के लॉजिक लो करवाएं, तभी आईसी ट्रिगर होती है। यहाँ पर पावर की और फॉल्ट भी सबका दिया हुआ है। अगर डेटा शीट पढ़े आप तो आपको यही सारी चीजें पता चल जाएगी। हर चीज के लिए सब कुछ दिया हुआ है कि कब कैसे सर्किट ट्रिगर होगा। ये देखो कैसे कैसे दिखाया गया है इसमें, कि किस तरीके से सिग्नल जो है पहुंचता है और सर्किट चालू होता है। थोड़ी सी डिटेल नॉलेज थी, आपको मिलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। आईसी ट्रिगर करा ली। अब जैसे ही आईसी ट्रिगर होगी, बिल्कुल MT6357 के तरीके 4 वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे। 6357 में याद होगा कि 4 वोल्टेज बनते हैं। वोल्टेज रेफरेंस 1.1, वोल्टेज डीवीडीडी आईसी 18 1.8, मतलब डिजिटल वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज, और भी आरटीसी इसके अंदर टाइमिंग चालू हो जाएगी, यानी रियल टाइम क्लॉक एनेबल हो जाएगा। 2.8 वोल्ट यहां पर भी रहेगा, देखो ये लिखा हुआ है। वी रेफरेंस 1.1 सबसे पहले बनेगा, फिर वी डीआईजी 1.8 ये उसके बाद बनेगा।
तीसरा ट्रिगर जो है VRTC 2.8 ये तीसरे नंबर पे आएगा, और चौथा VXO 2.2 वोल्ट यानी VXO22 ये चौथे नंबर पे बनेगा। यहीं से हमारा आईसी का ट्रिगर शुरू हो जाता है। बैटरी लगाते ही ये तीन तो बैटरी लगाते ही बन जाते हैं, लेकिन ये चौथा ट्रिगर होने के बाद बनता है ना? समझ में आ रहा है? वैसे ही पहले जैसे पढ़ाया वैसे ही यहाँ पर भी है कि जैसे ही बैटरी लगा देंगे 3 वोल्टेज अपने आप चालू हो जाते हैं, उसमें कुछ भी ट्रिगर कराने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस 1.1, VRTC 2.8, DIG 1.8 पहला, दूसरा और ये तीसरा, फिर चौथा जब ट्रिगर होती है आईसी पावर की दबाते हो या चार्जर लगाते हो तब होता है। चलो अगला ट्रिगर जो अगला वोल्टेज है अब क्रिस्टल के लिए बनेगा। 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा होता है। इस पर वैसे ही पुल अप वोल्टेज 1.8 वोल्टेज ऑक्सिलरी एडीसी सर्किट होता है। 1.8 वोल्ट यहां से निकलेगा और क्रिस्टल पर पहुंच जाएगा। वहां से वापस फीडबैक यहाँ आईसी के अंदर फिर से वापस आएगा, मतलब पावर आईसी को पता चल गया कि क्रिस्टल लगा हुआ है, और फिर वो स्विचिंग चालू कर देगी एक्सटल 1 और एक्सटल 2 पर। और यहां पर एक्सटल 2 पर आपका 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 2.2 वोल्टेज के साथ मिलना शुरू हो जाएगी। यहां इस पिन पर 2.2 वोल्ट और 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहला वोल्टेज आईसी ने प्रोड्यूस किया 0.8 वोल्ट वोल्टेज कोर के लिए, और ये वोल्टेज सिस्टम ऑन चिप में 6785V में पहुंचेगा। इनका कोर वोल्टेज सबसे पहला वोल्टेज। अब एक चीज ध्यान देना, VS1 और VS2 अभी नहीं बनेंगे, पहले कोर वोल्टेज बनता है। डेटा शीट में लिखा इसलिए मैं बता रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं, कि डेटा शीट के हिसाब से पूरा ट्रिगर समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले V कोर बनेगा 0.8 वोल्ट, फिर उसके बाद दो वोल्टेजेस, दो इंडक्टर आपस में जोड़े जाएंगे, वोल्टेज GPU 0.8 वोल्ट ये बनेगा। ये भी मतलब ये बक कन्वर्टर स्विचिंग कर रहे हैं इस सिस्टम वोल्टेज से। जो आपका सिस्टम वोल्टेज है ये डीसी वाला, इसी से स्विच करके दोनों वोल्टेज V कोर और VGPU 0.8 सिस्टम ऑन चिप को पहुंचाया जा रहा है, इस CPU को पहुंचाया जा रहा है। आगे चेक करेंगे अगला वोल्टेज VPU, यानी कि एक अलग नाम आपको देखने को मिला है। जो भी 5G के फोन्स अब लॉन्च हो रहे हैं उसमें AI फीचर जोड़ा गया है, ध्यान से देखना। AI VPU का फुल फॉर्म होता है विजन प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये एक नया नाम है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा इसको। ये क्या करता है, VPU का काम क्या होता है, AI बेस्ड इमेज इनहेंसमेंट सिस्टम होता है। जैसे फोटोज वगैरह डाली जाती है, गूगल फोटोज, उसमें बहुत सारी चीजें आप बदल सकते हैं लिख के, टाइप करके, जैसे चैट जीपीटी चला सकते हैं। ये सारी चीजें अगर अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो और अच्छे तरीके से काम करें, एक तरीके से AI सपोर्ट है। तो इसके अंदर जो VPU इंजन जोड़ा गया है उसको वोल्टेज देने के लिए ये एक इंडक्टर लगाया गया, कॉइल लगाया गया, और यहाँ पर मिलेगा आपको 1.1 वोल्ट, थोड़ा बढ़ के इस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज मिलता है। ठीक है, VPU को और भी जगह से वोल्टेज मिलेगा, कुछ वोल्टेजेस इनके LDO से मिलेंगे। अगला वोल्टेज जो जनरेट होगा मॉडेम, जहां पर आपका बेस बैंड होगा, जहां पर बैंड जनरेट होते हैं 2G 3G 4G 5G, उस सेक्शन को चलाने के लिए अभी मॉडेम बनेगा। फिर उसके बाद अगला वोल्टेज बनेगा VS2, VS1 नहीं बनेगा, VS2 पहले बनेगा। VS2 1.35 वोल्ट ये बनेगा, और बनने के बाद आईसी के अंदर चला जाएगा। खुद आईसी अपने लिए ये वोल्टेज बनाती है। VS2 बनेगा 1.35, और फिर जैसे ही VS2 बनेगा फिर एक VA 0.9 वोल्ट। अब ये VA 0.9 वोल्ट किसके लिए जाता है, एक नया नाम है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहां पर अगर हम लिख दें VA 09, अब सोचो कि अगर कोर की लाइन में शॉर्टिंग आ जाए या इस LDO में शॉर्टिंग आ जाए तो इसके बाद VS1 बनता है, VS1 फिर नहीं बनेगा। ये ध्यान देना, इस आईसी में थोड़ा सा उल्टा खेल चलता है। तो VA 09 किसके लिए दिया जाता है, AVDD 0.9 वोल्ट, और ये UFS, इसके साथ जो UFS लगा हुआ है उसको दिया जाता है। UFS से बातचीत करने के लिए यहाँ पर डेटा क्लॉक की लाइनें होती हैं। जब ये वोल्टेज पहुंचेगा ना तो काफी डेटा और क्लॉक की लाइनों को एनेबल कराएगा। 3 वोल्टेज इसमें जरूरी है, एक 0.9, एक 1.2 और एक 1.8। अभी तीनों को बताऊंगा कहां कहां से आएंगे, तब जाकर के CPU eMMC से बातचीत कर पाता है, जो यहाँ पर मल्टीमीडिया कार्ड है एम्बेडेड, उससे डेटा ले दे पाएगा जब ये 0.9 बनेगा। अब इसके बाद अगला सीक्वेंस पावर आईसी का चालू होता है, और अगला वोल्टेज प्रोड्यूस होता है VA12। मीडियाटेक 6357 में एक छोटी सी आईसी बाहर लगा दी जाती है, और वही छोटी सी आईसी जो है ये वाला वोल्टेज बनाती है 1.2 वाला, लेकिन यहां पर ये इसी के अंदर जोड़ दिया गया, बाहर कोई भी LDO नहीं लगाया गया।
1.2 वोल्ट एक्चुअली में सिस्टम ऑन चिप के अंदर जीपीआईओ सेक्शन, यूएसबी प्रोटोकॉल, ग्राफिक्स के लिए मीपी सीएसआई डीएसआई सेक्शन को चालू करने के लिए ये वोल्टेज पहुंचता है, प्लस यही ईबीआई सेक्शन को चालू करने के लिए जाता है। ईबीआई जैसे यहाँ पर यूएफएस लिखा गया है, वहां पर ईबीआई लिखा होगा, ठीक है। यहाँ यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज यानी ईएमएमसी से बातचीत करने के लिए ये वाला वोल्टेज बन के पहुंचता है। अगला वोल्टेज हमारा प्रोड्यूस होगा VS2। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैंने सॉरी VS1, यहाँ पर VS1 लिखा है और 2.05, अब जा करके VS1 बनेगा। इतने सारे सीक्वेंस पूरे होने के बाद यहाँ VS2 पहले बनता है, VS1 बाद में बनेगा। लोअर एलडीओ पहले बनेगा, हायर एलडीओ बाद में बनेंगे। अब VS1 बनेगा। अगर इनमें कहीं भी इतने सीक्वेंस में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए, कॉइल टूट जाए, शॉर्टिंग आ जाए, तो ये सीक्वेंस यहाँ पर नहीं बनेगा, ये वाला फिर नहीं बनेगा। आपको पहले से चेक करके आना। आपकी ये बक आईसी मतलब ये पावर आईसी अगर बक नहीं बना रही है तो इनमें से कुछ भी शॉर्ट हो सकता है या कुछ भी। आप मान लीजिए कि यूवीएलओ का ये 200 किलो ओम का रजिस्टर खराब हो जाए तो भी ये सीक्वेंस पूरा नहीं होगा, क्योंकि आईसी को उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज पता ही नहीं चलेगा, उसकी लिमिट पता ही नहीं चलेगी कितने में मुझे ट्रिगर करना है। तो ये सारी चीजें चेक करते हुए आपको VS2 तक VS1 तक पहुंचना है। अब जब VS1 बन जाएगा तो फिर क्लॉक्स ऑन होंगी। तो यहां पर दो वोल्टेज, एक 1.2 और 1.6, दो कैपेसिटर पर बनेंगे जिनका नाम है CK1 मतलब VBB और VRF। ध्यान देना इनके नाम, यहां पर VRF पूरा नाम क्या है, यहां पर लिखा है VBB CK, तो लिख लें _CK। नेक्स्ट करेंगे, नहीं आया, बीबी लिखना पड़ेगा। क्या है यार, मिला, देखोगे VBBCK, ठीक है। और एक दूसरा है VRFCK। ये दोनों कैपेसिटर पर बनते हैं। ये आगे के सीक्वेंस है। बाय द वे अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा ना, पूरा सीक्वेंस धड़ाम बंद हो जाएगी, आईसी ऑफ हो जाएगी। और ये क्यों बनते हैं, तो ये एक वोल्टेज फॉर बेस बैंड क्लॉक एनेबल के लिए, इसी से बेस बैंड क्लॉक बाहर जाएगी, क्योंकि क्रिस्टल ने फ्रीक्वेंसी बना ली है, पावर को मिलना शुरू हो गया है। एक और VRF, ये बूट सीक्वेंस का हिस्सा है दोनों। VXO के बाद VRF का कैपेसिटर और VBB, लेकिन ये VXO के बाद नहीं बनेंगे, जितना सीक्वेंस मैंने बताया उसके बाद इस जगह पे आके बनेंगे। तो VRFCK वोल्टेज फॉर RF क्लॉक, जो RF के लिए RFIC के लिए क्लॉक जनरेट होती है ना, वो यहीं पे जनरेट होगी जब ये वोल्टेज बनेगा। एक का वोल्टेज होता है 1.2 और दूसरी का होता है 1.6 वोल्ट। नोट करते जाना अगर लिखना है तो। ये मैंने रिसर्च किया है तब पता किया कि कहाँ का क्या वोल्टेज है, डेटा शीट में खंगालना पड़ा मुझे, ठीक है। ये दोनों अब बनेंगे। अब जाकर के जब ये दोनों चालू होंगे इनके सेक्शन, तो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी के लिए क्लॉक जनरेट होगी जो 26 मेगाहर्ट्ज, और एक इसके बेस बैंड के लिए जो क्लॉक जाती है बीबी क्लॉक, वो बनेगी, वो भी 26 मेगाहर्ट्ज के लिए। जब ये दोनों वोल्टेज बनेंगे, अगर ये शॉर्ट हो गया या ये नहीं जनरेट कर पाई आईसी, तो इनका बेस बैंड क्लॉक आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये बनते हैं। अगला वोल्टेज बनेगा VUFS यानी वोल्टेज फॉर यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज 18 1.8। इसका वोल्टेज 1.8 होगा और ये EMCP के लिए जाएगा, मतलब इसमें रैम रोम नैंड कंट्रोलर सब इसी के अंदर है। तो इसी में रोम है यानी रीड ओनली मेमोरी मतलब EMMC है, और इसी के अंदर आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो दोनों के लिए वोल्टेजेस बनते हैं। रैम को 3 वोल्टेज और EMMC को 2 वोल्टेज। तो ये वोल्टेज UFS 18 जो है ये EMMC के लिए जा रहा है। रैम के लिए जब जाएगा तो वहां पर EMI VDD 1 2 करके लिखा रहेगा। तो ये समझ लेना कि ये वाला EMMC के लिए। अगला सीक्वेंस जो होगा VIO 18, यहां पर भी VIO 18 है। यूनिवर्सल वोल्टेज होता है, पूरे मदरबोर्ड में फैलाया जाता है। यही EMI VDD 1 और VDD 2 की जगह भी दिया जा सकता है, लेकिन यहां पर ये ध्यान देंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑन चिप को इस आईसी के साथ दिया जाता है। 1.8 लगभग सीपीयू के अंदर हर एक मतलब सिस्टम ऑन एसओसी के अंदर हर एक सेक्शन को चलाने के लिए वोल्टेज जरूरी है और जाएगा। अगला वोल्टेज जो बनेगा, अगला ट्रिगर जो होगा वो PMIC क्लॉक BB 26 मेगाहर्ट्ज VIO 18 के बाद बनेगा, क्योंकि जब VIO 18 बनता है तो ये वाला जो आपका RF और BB वाला सेक्शन है ये पूरा कंप्लीट होता है। इसका सर्किट अब कंप्लीट होगा और फिर यहां से एक क्लॉक निकल लेगी सिस्टम ऑन चिप के लिए। ये 26 मेगाहर्ट्ज की है फ्रीक्वेंसी रहती है, इस पर वोल्टेज नहीं देखने को मिलेगा। ये नहीं बनेगी, सीपीयू चालू नहीं होगी, एसओसी चालू नहीं होगा। अगला RTC 32 किलोहर्ट्ज, ठीक है। RTC 32CK ये भी एक क्लॉक है, स्लीप क्लॉक के नाम से जिसे आप जानते हो, क्वालकॉम में मीडियाटेक में RTC 32 क्लॉक के नाम से जानते हो। ये क्लॉक भी मिलनी चाहिए सिस्टम ऑन चिप को, नहीं तो चालू नहीं होगा। EMI VDD 1, अब जाके इसके बाद EMI VDD 1 बनेगा 1.8। अब ये रैम की पहली जरूरत पूरी हुई।
इसके बाद एक्सटर्नल PMEN1, ठीक है, एक्सटर्नल PMIC एनेबल 1। अब क्या होगा कि कुछ काम ये नहीं कर सकती, तो इसके पास 2 बक कन्वर्टर दिए हैं और 7-8 LDO भी दिया गया है इसको। ये 7 से 8 LDO भी बनाएगी, तो उन LDO से कुछ सिस्टम ऑन चिप की रिक्वायरमेंट या रैम की रिक्वायरमेंट को पूरा कराया जाएगा। और 2 बक कन्वर्टर भी दिए हैं, जैसे इसके पास 2 बक कन्वर्टर है, जैसे हमारा VS2 6357 में VS2 लगा होता है बाहर, और रैम के लिए 2 बक कन्वर्टर, एक 1.1 और एक 0.6 के 2 बक कन्वर्टर भी लगाए जाते हैं रैम को वोल्टेज देने के लिए। वैसे ही इसको भी वोल्टेज देने के लिए, बनाने के लिए कुछ काम इसको दिया गया, 2 बक कन्वर्टर दिए गए, तो ये बाकी के यहां से पूरा करेंगे, ठीक है। और मीडियाटेक 6357 में आपने देखा होगा कि एक एनेबल 1 था, एक एनेबल 2 था, तो चूंकि इसमें ज्यादा एक बक कन्वर्टर इसमें ज्यादा दिया गया, इसलिए EN2 को बनता है वो पहले, EN2 पहले बनेगा, EN1 बाद में बनेगा, लेकिन उसको NC छोड़ दिया गया। देखो इसी को यहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि जो ये वाली पावर आईसी है, कौन सी, ये वाली VKP, इसमें 10 बक कन्वर्टर दिए गए, तो इसमें एक जो है एनेबल 1 की लाइन NC छोड़ दी जाएगी। ध्यान से समझना, पावर आईसी है और इसका पावर आईसी का नंबर क्या था, U2001, U2001। नेक्स्ट करेंगे, और यहां पर वही वाली लाइन देखो, एक्सटर्नल PMIC एनेबल 2, ये NC छोड़ी गई है क्योंकि बाहर कोई और आईसी नहीं लगाई गई। अगर कोई और आईसी लगाई जाती तो ये एनेबल उसको जाके ट्रिगर कराता। अब यहाँ एक्सटर्नल PMIC EN1, ये MT6360 का एनेबल है, यहां पर जो मैंने दिया है ये वाली आईसी इसका एनेबल है। ऑन होगी तो इसके LDO और बक कन्वर्टर चालू हो जाएंगे। लेकिन इस वाले फोन में यहां पर देखेंगे 10X 5G, इसके पास जो CPU लगा हुआ है SoC, वो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस का है, तो उसको ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। और यहां पर ये जो पावर आईसी लगाई गई है उसमें एक बक कन्वर्टर कम भी कर दिया गया है, तो इसका U4000। और डायग्राम में डालें तो देखो यहां पर ये वाली जो NC लाइन थी अभी, वो वहां पर जुड़ी हुई होगी। पहले तो इसके बक कन्वर्टर में आते हैं और देखोगे यहां पर VPA, वोल्टेज फॉर PA, ये NC कर दिया गया है। इसकी जगह बाहर APT आईसी लगाई गई है जो कि PA को वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। 5G फोन है तो इसको छोड़ दिया गया, लेकिन यही इसमें अगर जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं जिस भी चिपसेट में, वहां पर ये लाइन दी गई है, जोड़ी गई है, VPA की कॉइल लगी हुई, इसमें कॉइल नहीं लगी। इसमें ये सप्लाई कहां से आएगी, मतलब बाहरी APT आईसी लगा दी गई है, वो सप्लाई करेंगे PA को, ये नहीं बनाएगी। लेकिन मेरे पास जो अभी जिस चिपसेट को मैं पढ़ा रहा हूँ VKP वाली आईसी को, उसमें ये लगी है, तो मतलब यही PA को सप्लाई देगी। एक APT और डाली गई है वहां पर, एक APT की जगह ये काम करेगी, एक लगाई गई APT, लेकिन इसमें 2 APT आईसी होंगी क्योंकि ये सपोर्ट हटा दिया गया। और देखेंगे यहां पर एनेबल की लाइन दोनों चालू होंगी, एक देखोगे ये वाली एक्सटर्नल PMIC EN1 और एक एक्सटर्नल PMIC EN2, ये दोनों चालू होंगी। इनकी डेटा शीट के हिसाब से पहले EN2 एनेबल शुरू होता है, फिर EN1 एनेबल शुरू होता है। तो चूंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी आज की डेट में उसमें EN2 NC है, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन, EN2 NC है इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, EN1 कनेक्टेड है इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन यहां पर समझ तो लें कि EN2 क्या है और EN1 क्या है। जब जितने सीक्वेंस मैंने बताया जब उतने चालू हो जाएंगे तो EN2 चालू होगा, और ये EN2 एक आईसी को एनेबल कराता है। कौन सी है, यहां पर देखो इस आईसी को एनेबल कराता है। यहां पर MT6315 फेज बक MD, मतलब ये किसको सप्लाई देने जा रही है, इसके पास 1 और 2, कितने, 1 2 3 4 बक कन्वर्टर लगे हैं। अब समझना ध्यान से, 4 बक कन्वर्टर है, और कोई LDO भी है क्या, LDO तभी होगा जब वापस से पावर आईसी के अंदर कोई बक कन्वर्टर अपना सप्लाई डाले। तो देखो यहां पर कोई भी बक कन्वर्टर वापस में सप्लाई नहीं डाल रहा। अब देखना 2 बक कन्वर्टर से आपस में स्विचिंग करा करके एम्पियर को बढ़ाया गया है और मॉडम सेक्शन में वोल्टेज डाला गया है। और यहां पर DVDD-S रैम मॉडम में वोल्टेज डाला गया, मतलब ये जो बक कन्वर्टर लगा है ये सिस्टम ऑन चिप के मॉडम सेक्शन में वोल्टेज डालेंगे क्योंकि ये 5G है। और 5G में ज्यादा PA लगे होने की वजह से सिस्टम ऑन चिप की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, इसलिए एक्सटर्नल PMIC लगाई गई है, मतलब एक्सटर्नल पावर आईसी लगा दी गई, बाहर एक और लगा दी गई है। अब EN2 वाली है ये, जिससे EN2 कंट्रोल करता है। जब ये जाएगा तो वो मॉडम के लिए वोल्टेज बनाना शुरू कर देंगे। आप सोचो अगर वो पावर आईसी खराब हो जाए जो एक्सटर्नल लगे जिससे ये वाली लाइन कनेक्ट है, अगर वो पावर आईसी खराब हो जाएगी फोन चालू नहीं होगा, डेड रहेगा।
उसको चेक करना है कि क्या प्रॉपर ये एनेबल जा रहा है। अगर ये पावर आईसी ये एनेबल नहीं देगी तो वो वाली पावर आईसी चालू भी नहीं होगी, फिर भी फोन आपका डेड रहेगा। प्रॉब्लम दोनों से कैसे हो सकती है? रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी, बड़ा सर्किट है, 5G है। आगे देखते हैं एक्सटर्नल पीएमआईसी इनेबल 1। ये एक और इनेबल है जो कई पावर आईसी को चालू करता है। आपने ध्यान दिया होगा 6357 4G फोन में लग के आती है, तो वहां पर भी ये दो लाइनें होती हैं, इनेबल 1 और इनेबल 2। तो इनेबल 1 दो रैम आईसी को चालू करता था, याद है? EMI VDD 2 और VDD Q जो रैम के ऊपर लगी होती हैं Redmi 9A में, उनको ये लाइन जाकर के दोनों को चालू कराती थी। यहां पर लगभग 3 पावर आईसी को चालू कराएगी ये लाइन। कौन कौन सी? ये एक एनेबल U4002, एक छोटी सी VA12 जैसी आईसी लगाई गई है। 4002 देखते हैं कहां पर लगी है, पहले इसको देख लेते हैं। ये आईसी जानी पहचानी आपको मिल सकती है। U4000 पावर आईसी के जस्ट यहां पर लगी है, ये यहां पर लगी है। कुछ जान पहचान हुई होगी, पता होगा आपको, जानी पहचानी सी लग रही है। कौन सी आईसी है, आप कोई बता सकता है? 4G फोन्स में क्या काम करती है? इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। VA12 है। हाँ, Redmi 9A में CPU के नीचे लगी होती है, और इसी का रजिस्टर का ग्राउंड शील्ड काटने से टूट जाता है ना, तो फोन चालू नहीं होता, फ्लक्चुएशन में चला जाता है। यहाँ पर भी इसको एनेबल दिया गया है, इसी पावर आईसी से एनेबल देके चालू कराया गया, और इससे एक वोल्टेज बनवाया गया है। कौन सा वोल्टेज? आखिर क्या करेगा ये वोल्टेज? VM18 वोल्टेज फॉर मेमोरी। ध्यान देना, वोल्टेज फॉर मेमोरी, ठीक है, 5G फोन में। और ये मेमोरी वाला वोल्टेज, चलो इनके बिटमैप में चेक कर लेते हैं कहां कहां दिया गया है। बिटमैप से जल्दी पता चल जाएगा। ये 6 पिन है, और इसमें ये एनेबल VM18, ये आउटपुट 1.8 बनवाया गया, वहां पर 1.2 बनवाते थे इसमें। तो रजिस्टर जो एडीजे रजिस्टर थे, उनकी वैल्यू बदल दी जाएगी, तो वोल्टेज बदल जाएगा। ये जो है आपका आरएफ सेक्शन में ये वोल्टेज भेजे गए हैं, बहुत जगह देखो गया हुआ है। ये सीपीयू के आसपास भी गया हुआ है, इस साइड में क्लिक करेंगे तो देखो ये सिस्टम ऑन चिप के अंदर भी गया हुआ है। तो वीएम लिखने का मतलब क्या था कि वोल्टेज फॉर मेमोरी, जहां इसमें वीएम लिखे वोल्टेज फॉर मेमोरी होता है। ये एक्चुअली में बनाया इसीलिए गया था, इसके लिए, लेकिन ये आरएफ सेक्शन में भी 1.8 बना के डाल दिया गया। ठीक है, अगला इनेबल किसके लिए है? मैंने बताया ना, कई सारी आईसी को चालू करता। तो पहला इस पे आया, एक ये आईसी इनेबल हुई, फिर उसके बाद ये तो पावर आईसी है जहां से इनेबल निकला, ये भी वही है। आगे समझेंगे एक और आईसी इनेबल हुई है जो सीपीयू जीपीयू के लिए काम करती है। ये भी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट और ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट, क्योंकि सीपीयू बदल चुका है यहाँ पर, ये हाई परफॉर्मेंस का है और 5G पे लगा हुआ है, MT6875V। इसके लिए अगर ये लगा हुआ है तो कई सारे बक कन्वर्टर बाहर लगे हुए मिल जाएंगे, एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। लेकिन यहां पर ये वाला जो फोन है वही आईसी है, लेकिन इस पर सीपीयू बदल गया है, और ये हाई परफॉर्मेंस वाला सीपीयू नहीं है, इसलिए इसकी ज्यादा जरूरतें भी नहीं है, इसलिए दो ही पावर आईसी मिलकर काम कर रही है। ठीक है, तो एक और एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, इसका नंबर है U4500। देखो, एक पहली थी, दूसरी इस नंबर पे आई। U4500 कहां लगी हुई है, दिखाता हूं किस तरीके की होती है, तो आप ऐसे ही ऊपर से देख के समझ जाना कि इस आईसी को हमें चेक करना है क्या वोल्टेज दे रही है कि नहीं दे रही। एक ये लगी है और दूसरी ये भी लगी होगी, दो पावर आईसी होती हैं। अगर फोन में चेक करें, ये लगी हुई है, देखो लिखा है बक सीपीयू, लेकिन ये सीपीयू नहीं, जीपीयू को भी सप्लाई देती है। यहां पर इसके साथ 2 बक कन्वर्टर, इसके साथ 4 बक कन्वर्टर। ठीक है, देखते हैं क्या क्या बनवाया जा रहा है। एक जो ये वाली है, इसके साथ 2 बक कन्वर्टर है ना। अब दोनों को आपस में मर्ज करके जीपीयू को दिया गया, लिखा सीपीयू जीपीयू, लेकिन सीपीयू को नहीं, सिर्फ जीपीयू को दिया गया है। जीपीयू सेक्शन इनका बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए हाई वोल्टेजेस की जरूरत है, तो मतलब हाई एम्पियर की जरूरत है, तो इससे एम्पियर बढ़वा करके डाल दिया गया। वोल्टेज आउटपुट जो होगा वो रहेगा 0.8 ही, लेकिन एम्पियर 4 से 5 हो सकते हैं यहाँ पर। अगला एक और आईसी एनेबल होगी जिसके पास 4 बक कन्वर्टर है। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, 1 2 और 3, यहाँ पर 3 कॉइल को, 1 2 और 3 कॉइल को आपस में मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया, और भी एम्पियर बढ़ाने के लिए। और किसको दिया गया है? डीवीडीडी प्रॉक बी, यानी प्रोसेसर को एपीसी सेक्शन में डाला गया है, ये भी एप्लीकेशन प्रोसेसर सेक्शन में। तो ये 3 वोल्टेज, 3 बक कॉइल लगाई गई हैं। हाई परफॉर्मेंस सीपीयू है, मैंने बताया ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर 3 कॉइल को आपस में मर्ज किया गया, और ये बी साइड जाएगा, और इसमें एक और कॉइल लगाई गई है, ये भी इस पर भी इनेबल करा करके, स्विचिंग करा करके, इस पर भी 0.8 बना करके लेफ्ट साइड में, मतलब लो साइड में डाला जाएगा ये वाला वोल्टेज। तो 2 वोल्टेज ये भी सीपीयू के लिए है, फेज बक सीपीयू। ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट यानी एपीसी सेक्शन में इसका काम है। अगर ये दोनों खराब हुई, फोन 100% डेड,
और इनके खराब होने से MT6359 में उसके बक वोल्टेजेस में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई भी फीडबैक पावर आईसी में वापस नहीं जा रहा। अगर पावर आईसी प्रॉपर स्टेबल वोल्टेज VS1 VS2 पे प्रॉपर स्टेबल वोल्टेज दे रही है और फिर भी फोन डेड मोड में है, तो एक बार अदर पावर्स को भी चेक करने की जरूरत है। एक काम हो सकता है, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम उनमें हो सकता है इनकी खराबी से पावर आईसी, एक चीज ध्यान देना, वो भी जुड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पर फॉल्ट टीवी जुड़ा हुआ है तो फिर प्राइमरी पावर आईसी पे असर पड़ जाएगा, बिल्कुल, वो फिर अपना बक बंद कर देगी। लेकिन अगर फॉल्ट टीवी नहीं जुड़ा होगा जिस भी पावर आईसी में, वो फिर उसका कोई असर नहीं होगा। जैसे कि हमारा मीडियाटेक 6357 में एक्सटर्नल जो बक आईसी लगी उसमें कोई भी फॉल्ट टीवी की लाइनें नहीं जुड़ी होती, तो अगर आप वो बक कंट्रोल की आईसी निकाल भी दें तब भी 6357 अपने वोल्टेज स्टेबल रखेगी, उसमें प्रॉपर वॉच डॉग आता रहेगा। लेकिन यहां पर अगर फॉल्ट टीवी जुड़ा हुआ है, फॉल्ट टीवी बार बार बोलता हूं, फॉल्ट भी बोलते हैं उसको, फॉल्ट बी का काम होता है उसमें बी डायरेक्शनल वोल्टेज चलता रहता है, तो 1.8 का पुल अप रहेगा तो प्राइमरी पावर आईसी भी जिंदा रहेगी, वो काम करती रहेगी। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो लॉजिक लो कर देगी प्राइमरी पावर आईसी और सब कुछ बंद करा देगी, सारी आईसीज को बंद करा देगी। ये काम होता है फॉल्ट बी का। तो इसमें चेक करते हैं क्या फॉल्ट बी जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान देना, फॉल्ट बी अगर जुड़ा है तभी ये सीक्वेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें देखोगे वॉच डॉग भी आ रहा है और फॉल्ट बी अगर जुड़ा है कि नहीं, कहीं दिख रहा है फॉल्ट बी, देखो जुड़ा हुआ है, एक्सटर्नल PMIC पीजी की लाइन है, ये पुल अप रहेगा तो पावर गुड, यानी कि पावर अच्छा है, सर्किट चालू रहेगा। अगर पावर गुड नहीं है, अच्छा पावर नहीं है, तो आईसी शट डाउन, यानी सर्किट पूरा बंद हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। एक और एनाबल निकला है, देखो एक और U4800, एक और आईसी गई है और इसके पास देखते U4800 क्या है, इसमें 1 और 2 दिया है, इधर तो ये चार्ज इनेबल करके लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है कि ये डुअल चार्जिंग आईसी वाला सर्किट है। नहीं, हाँ, ये चार्जिंग आईसी है आपकी, ठीक है, चार्जिंग आईसी, देखो चार्ज डिटेक्शन भी जुड़ा हुआ है, तो ये चार्जिंग आईसी का काम कर रही है। प्लस इसके साथ हो सकता है और भी बक कन्वर्टर दें, तो इसका ये हटा के चेक करते हैं, दूसरा पेज भी हो सकता है, एक लिखा है तो दूसरा पेज भी होगा। अब दूसरे पेज में सिस्टम वोल्टेज बन रहा है और अभी तक चार्जिंग का ही सर्किट है, और कोई पेज हो। चौथा, कुछ एलडीओ भी बना रही है, ये कुछ एलडीओ बना रही है, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए, टच पैड के लिए, VMC मतलब एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड के लिए, और एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड CPU के लिए, EMI VMDDR मतलब ये भी चालू होना जरूरी है। ये वोल्टेज फॉर DDR रैम के लिए वोल्टेज बना रही, EMI वोल्टेज, और VDDQ वाला वोल्टेज भी बना रही है। तो ये वोल्टेज 6360 में होना चाहिए, देखो इसमें भी 6360 ही है MP, और यही वाली पावर आईसी है, ये वाली, जैसे मैंने उसमें बताया वैसे ही इसमें भी 2 LDO ऑन होने के लिए जरूरी है, और 2 बक भी बनाती होगी कहीं ना कहीं, इसके साथ 2 बक कंट्रोल भी लगे होंगे, देखो ये लगे हुए हैं, एक रैम के लिए वोल्टेज बनाती है ये, और एक CPU के लिए। ध्यान देना, इसके पास जो 2 बक कन्वर्टर हैं वो एक रैम के लिए होता है और एक होता है CPU के लिए। जैसे यहाँ पर ये आईसी कहाँ लगी है, ढूंढ लेते हैं, ये लगी हुई है, तो इसमें एक पावर के लिए है 6360 है, ये पावर के लिए है, एक बक ये लगा हुआ है और एक बक और होना चाहिए इसके पास, 2 बक कन्वर्टर होने चाहिए। क्यों इसके पास नहीं है क्या? दिखा तो रहा डायग्राम में, तो दूसरा कहाँ गया? डायग्राम में एक बक LX यानी कि L4800 और 4801, तो कहाँ गया L4800 4801? यहाँ पर 2 बक लगे होने चाहिए, 100% होना चाहिए भाई। L4800 4801 दिखा नहीं, इतना छोटा सा लगाया है, ये लगा हुआ छोटा सा, ठीक है। तो एक रैम के लिए यही हो सकता है और एक CPU के लिए ये हो सकता है, दोनों काम करने चाहिए। इन पर वोल्टेज नहीं बना फिर आपका फोन डेड, ध्यान रखना। तो इसको भी काम दिया गया। कुल मिला के कितने पावर मिले, यहाँ पर कितने पावर आईसी हैं इसमें 5G फोन में? अरे भाई ध्यान किधर है? 5 पावर आईसी है ना। और लेकिन यहाँ पर ये वाला CPU, अगर CPU बदल गया तो फिर 2 पावर आईसी, ठीक है। ये वाला CPU MT6785, तो 2 पावर आईसी मिलेंगे। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। जैसे ही एनेबल 1 आएगा वैसे ही ये पावर ट्रिगर होगी और बक बनाना शुरू कर देगी, और एक फॉल्ट बी की लाइन पे 1.8 पुल अप करा देगी कि भाई मैं जिंदा हूं, अपना सबूत दे रही हूँ। इस आईसी को अपना प्रमाण देती है कि आपका ये जो आया है एनेबल वो मिल चुका है, ठीक है। अब ये स्विचिंग चालू कर देगी और 2 बक कन्वर्टर पे, जिसे VDD VPU 1.3, ठीक है, उसी AI सेक्शन को ये वोल्टेज प्रोवाइड कराएगी। और दूसरा वोल्टेज ये जो बनाएगी EMI VDD2 रैम के लिए वोल्टेज बनाएगी, ठीक है। इसके लिए एक वोल्टेज और इसके लिए एक वोल्टेज, ये काम करती है 6360 में, ये काम होता है। लेकिन ये दोनों वोल्टेज
बनने के बाद इसमें 2 एलडीओ, वैसे तो 7-8 एलडीओ बनते हैं अलग-अलग कामों के लिए, लेकिन 2 एलडीओ ऐसे होंगे जो जिंदा होने के लिए, फोन को चालू करने के लिए जरूरी है, वो बनने चाहिए। तो यहाँ पर इस वाले फोन में कहाँ लगी हुई है, ये यहाँ लगी है, ठीक है। इसके नंबर को उठाते और देखते कितने एलडीओ बनाती है ये पावर आईसी U2201 U2201। देखो 4 सेक्शन है इसके अंदर। ये पहला इसका बक, तो बक एक ये बता दिया और एक ये दिखा दिया। देखो दोनों बक, एक ये सीपीयू को जाता है, ये आपका रैम में जाएगा। इसके बाद इसमें देखो एलडीओ आउट 1 2 3 4 5 6 6 एलडीओ बनाती है। 6 क्या यहाँ पे 7 1 2 3 चौथा गायब है, यानी 6 एलडीओ बनाएगी। और जिन पर 6 और 7 लिखा होगा वो दोनों एलडीओ ऑन होने के लिए जरूरी है, ध्यान देना। EMI AVDD 0.75 वोल्ट ये वाला जो बनेगा 0.75, ये सीपीयू के अंदर EVI सेक्शन को चालू करने के लिए या EMI सेक्शन को चालू करने के लिए जाता है। और ये 0.6 वोल्ट आपकी रैम के अंदर जाएगा, ये वोल्टेज। और रैम प्लस सीपीयू के अंदर ये भी, सीपीयू और रैम दोनों जगह ये वोल्टेज जाता है आपका। तो ये दोनों एलडीओ इस आईसी में बनने चाहिए। अब बनेंगे कैसे, इसमें जो एक कॉइल है, इंडक्टर है, वो वापस से जो EMI VDD 2 वाला वापस से वोल्टेज अंदर डालेगा इसके, तब एलडीओ जनरेट होंगे, ध्यान देना। ये वापस से इसके अंदर वोल्टेज जाएगा तो इनका एलडीओ चालू हो जाएगा। और एलडीओ चालू होगा EMI VDD Q 0.6 वोल्ट, ये सीपीयू मतलब प्रोसेसर प्लस EMCP को मिलेगा। मतलब EMCP में रैम को दिया जाता है 0.6 वोल्टेज, जिससे डेटा क्लॉक की लाइनें ऑन होती हैं। और एक और एलडीओ बनेगा EMI AVDD 0.75, यानी कि 0.8 वोल्ट के आसपास, ये सिस्टम ऑन चिप को दिया जाता है। तो ये आईसी बहुत ही जरूरी है। अगर इसके बाकी के सेक्शन चालू नहीं हुए, फोन आपका डेड मोड में रहेगा, इसको भी चेक करने की जरूरत है। अगला वोल्टेज VEMC, अब ये EMMC की भी जरूरत यही प्राइमरी पूरी करेगी। VEMC 2.9 यानी 2.8 से 3.0 के बीच में EMMC को दिया जा रहा है ये वोल्टेज। कुल मिला के 5 से 6 लाइनें यहाँ पे, 5 लाइनें 4 से 5 लाइनें इसके अंदर जानी चाहिए। अगला वोल्टेज चेक करेंगे VS RAM अदर्स, जैसे 4G फोन्स में बनता है वैसे ही 5G फोन्स में भी बनेगा। VS RAM अदर्स 1.29, खाली वोल्टेज में बदलाव रहेगा। वहां पे VS RAM अदर्स का वोल्टेज कितना बनता है, किसी को याद है? नहीं याद होगा। 0.8 वोल्ट बनता है भाई 4G फोन में। मीडियाटेक 6357 58 439 ऐसी जितनी भी आईसी होंगी 4G में, उसमें 0.8 बनेगा। लेकिन 5G में VS RAM अदर्स के 1.29 वोल्ट बनेंगे। दूसरा एक और अगला एलडीओ चालू होता है VS RAM MD 1.29, दोनों S RAM के लिए वोल्टेज बनते हैं। ये भी सेम वोल्टेज, ये भी सेम वोल्टेज। जितनी लाइनें मैं दिखा रहा हूं ना, ये सब फोन को चालू करने के लिए जरूरी है 5G में, इसलिए 5G को बड़ा छोटा मत समझो, ठीक है। अगला इंडक्टर चालू होगा, ये एलडीओ बनेंगे। अब ये इंडक्टर चालू होगा, एक बक और चालू होगा V प्रोसेसर 2। देखना यहाँ पे बहुत सारी कॉइलें लगी हुई हैं, उसमें एक VPROC 2 के लिए वोल्टेज पावर प्रोसेसर 1.19, ये भी वोल्टेज बढ़ के मिलेगा आपको यहाँ पर भी। अगला जब ये चालू होता है तो फिर एक और एलडीओ, पहले एक बक कन्वर्टर फिर एक एलडीओ VS RAM, ये भी S RAM प्रोसेसर के लिए 1.29 वोल्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और सब एलडीओ पे कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। S RAM ये बनेगा आपका, इस सिस्टम ऑन चिप में जाएगा। फिर आगे एक अगला इंडक्टर चालू होगा VPROC 1, पहले 2 चालू होता है फिर 1 चालू होगा, इसका वोल्टेज 1.19। और यहां पर देखेंगे फिर से एक एलडीओ चालू हो जाएगा VS RAM प्रोसेसर। अब सोचो S RAM के लिए बहुत सारे वोल्टेज जाते हैं, 1.29 इसका भी आउटपुट होगा। फिर उसके बाद एक और वोल्टेज बनेगा V ऑडियो 18, ये 4G में भी बनता है 5G में भी, क्योंकि जब फोन ऑन होता है तो एक वेलकम ट्यून बजती है, वो वेलकम ट्यून तब बजेगी जब कोडेक चालू होगा। तो ये वोल्टेज कोडेक को चालू करने के लिए बनता है V ऑडियो 1.8, V ऑडियो 18, ये एक कैपेसिटर पर बनेगा। कई बार ये कैपेसिटर मुझे शॉर्ट मिला है 4G फोन्स में, शॉर्ट मिला, उसकी वजह से पावर आईसी अपना सेक्शन चालू नहीं कर रही थी, तो इस पे शॉर्टिंग चेक करना जरूरी होता है। इन सब पे चेक करना जरूरी है, अगर कोई भी एक लाइन शॉर्ट हो गई पावर आईसी अपना सीक्वेंस ड्रॉप कर देगी, वो फिर चालू नहीं करेगी, ठीक है। अगला वोल्टेज जो बनेगा वो बनेगा VUSB यूनिवर्सल सीरियल बस, DMDP की लाइनों को जनरेट करने के लिए 3.07 का वोल्टेज सीपीयू के अंदर जाता है, जिसे हम J14 नंबर बॉल पे ढूंढते हैं मीडियाटेक 6357 में। जब वो शॉर्ट हो जाता है तो उसको ब्लॉक करते हैं, वही वाली लाइन है। जब ये सीक्वेंस इसका कंप्लीट होगा तो इसके बाद एक और अगला बक कन्वर्टर, ये लेकिन मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूं, ये चालू नहीं होगा, ये ऑफ मोड में रहेगा। जितने बक कन्वर्टर हैं 10 के 10, उनमें से 9 चालू रहेंगे, एक बंद रहेगा।
अगर ये अवेलेबल है तो। अगर ये बक कन्वर्टर नहीं होगा तो बाहर एपीटी आईसी लगाई जाएंगी जो 4G आईसी को वोल्टेजेस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसमें लगा हुआ है तो ये जब आप फोन में सिम कार्ड लगाओगे तभी ये चालू होगा। जैसे यहां पर देखते हैं, ये आपका पावर आईसी के पास एक बक कन्वर्टर कौन सा है जो वीपीए, कौन सा, वोल्टेज पावर पीए, लेआउट U2001, U2001। नेक्स्ट करेंगे और देखोगे यहां पर जुड़ा है ये वाला VPA PMU। ठीक है, अगर हम बिट मैप में ढूंढ लें इनका, अगर बिट मैप नहीं है अभी खोलना पड़ेगा, ये लाइन आगे जा करके बहुत जगह जाएगी। VPA PMU देखो, ये किसी लो मीडियम हाई बैंड पीए यानी 4G में जा रही है, 4G लगा हुआ है उसमें जा रही है। VPA PMU एक और पीए में जाती हुई शायद दिख रही है कि वही है, इसका नंबर क्या है U3102। तो 3102 में कहाँ चला गया, VCC, और इधर ही मिलना चाहिए VPA PMU, नंबर था 3102। इसका फिर से क्लिक करते हैं, 3102 एक ही जगह को डिटेक्ट कर रही है, मतलब एक ही पीए है, 4G फोन है फिर इसका मतलब। हाँ 4G फोन है, VC7643 एक ही पीए, ये 4G फोन है। अगर 5G वाले को चेक करें जिसमें 5G है उसमें तो बहुत सारे पीए होंगे, तो उसमें वोल्टेज नहीं बना रही है ये जो पावर आईसी, इसके पास VPA की कॉइल ही नहीं है। ठीक है, तो जो पीए लगे हैं उनको कौन वोल्टेज देता है, तो कोई एक पीए का नंबर उठा ले हम पावर एम्पलीफायर का। यहाँ पर मान लीजिए कि यही एक पीए है, ठीक है पीए, तो इसको कौन वोल्टेज दे रहा, दो पीए ये लगे हुए हैं तो इनको कौन वोल्टेज दे रहा है चेक करते हैं। इस साइड में यहाँ पर तो यही एरिया तो है कि ऊपर वाला है, ये देखते हैं। ऐसे तो वो देती पावर आईसी, लेकिन अब ये 5G है तो 5G में एक नहीं बहुत सारे पीए लगे हुए हैं। ठीक है, और ये पीए कौन सा वाला है, VRF, मीडियम हाई बैंड, LNA और हाई बैंड, मतलब एक तरीके से ये 4G ही जैसा काम करता है। मीडियम हाई बैंड लिखा होगा, किस कंपनी का है, इसका ही का है, इसकी डिटेल नहीं लिखी, बैंड को चेक करना पड़ेगा कौन से बैंड है इसमें। ठीक है, फिलहाल वोल्टेज को देखते हैं कि इसको कौन सा वोल्टेज VPA वाला मिलेगा। 4G लो बैंड, ये 4G PA है। वोल्टेज VM18 PMU। ठीक है, एक ये वोल्टेज है इस पे, और DRX मेमो VDD एक 1.3 है। ये पावर आईसी प्रोवाइड कर रही है अपने LDO से। VM18 PMU ये भी कहीं ना कहीं से आ ही रहा है, कौन सी आईसी होगी ये भी पावर ही दे रही है। PMU का मतलब है पावर ही दे रही है, मतलब पावर दे रही है। APT जरूर होंगी, वो देखना पड़ेगा सर्किट को। टाइम वेस्ट हो रहा है तो छोड़ते हैं, फिर कभी देखेंगे जब नेटवर्क सेक्शन में पूरा समझा दूंगा मैं। और भी वोल्टेज होने चाहिए, एक ये है 1.8, 1.3, 123 और 1.8, तो ही वोल्टेज है। वोल्टेज तो होनी चाहिए लगभग 3 वोल्टेज पीए में आते ही आते हैं। चलो बाद में देखेंगे, फिलहाल इसमें जो है एपीटी आईसी होगी, या तो पावर आईसी के एलडीओ से बनवाएंगे, लेकिन एलडीओ में इतने सारे वोल्टेज नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं एपीटी जरूर लगी हुई होगी। अगर कंपोनेंट नेम में ढूंढे तो कहीं ना कहीं पीए, पावर पीए, यही एक एपीटी है। देखो MT6308P, ये आपकी एक एपीटी है, और ये पावर पी है, ये भी एक एपीटी आईसी है। MT6308P, दोनों दोनों पावर है, एपीटी आईसी है। ठीक है, एवरेज पावर ट्रैकिंग मॉड्यूल। तो अगर चेक करें तो यही पीए पावर एम्पलीफायर को वोल्टेज प्रोवाइड करती हुई दिखाई देंगी। एक ये हो सकती है, डायग्राम में डालें और चेक करें। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये एपीटी आईसी है। देखो यहां जी से सर। ये वोल्टेज निकाल रही है, देखो VPA VCC1 किसी पावर एम्पलीफायर को दिया जा रहा है, दूसरा VPA1 ये पावर एम्पलीफायर को ही दिया जा रहा है। तो ये उस पे एक कॉइल गायब होने की वजह से दो एपीटी आ गई यहाँ पे। और 5G है, 4G में लगा दी जाएगी यही पावर आईसी, तो पावर में कॉइल लगा देंगे, एक ही पीए की जरूरत है और एक ही एपीटी की जरूरत है, खुद ही पावर से दे देंगे। ये सर्किट है 4G और 5G का। चलो आगे समझते हैं कि आगे कौन सा सीक्वेंस बनेगा हमारा। तो देखना यहाँ पर रीसेट बी जनरेट करेगी, कब बनता है, जब सारा सीक्वेंस ये कंप्लीट कर लेती है। तो रीसेट बी सबसे लास्ट में बनाती है 1.8 वोल्ट। अब जैसे रीसेट बी बनेगा, थोड़ा सा नया चीज नया देखने को मिलेगा यहाँ पर। CPU वॉच डॉग बनाता है इसको होल्ड कराने के लिए, और चूंकि इसके पास भी बक कन्वर्टर है तो उन बक सप्लाई को होल्ड कराने के लिए दोनों जगह वॉच डॉग आएगा। अगर ये वॉच डॉग यहां से तोड़ दिया जाए तो ये आईसी और ये इसके सारे बक कन्वर्टर फ्लक्चुएटिंग मोड में पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं, दोनों जगह वॉच डॉग पहुंचता है। जब
इसकी सप्लाई और इसकी सप्लाई दोनों सीपीयू के अंदर पहुंच जाएंगे तभी वो वॉचडॉग देगा, ये भी समझ लेना। मतलब सिस्टम ऑन चिप की जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, मान लीजिए ये कॉइल टूट गई तो वॉचडॉग नहीं देगा, और इसमें ये भी फ्लक्चुएट करेगा और ये भी फ्लक्चुएट करेगा। तो अगर मान लीजिए इसकी ये कॉइल टूट जाए तो वॉचडॉग नहीं बनेगा, मतलब ये भी फ्लक्चुएट करेगा और ये भी फ्लक्चुएट करेगा। कहानी ये है कि ये अपने जब सब जगह, इसीलिए इस पे भी वॉचडॉग की रिक्वायरमेंट दे दी गई कि जब ये सेंस करेगा कि भाई ये प्राइमरी पावर आईसी अपने वोल्टेज मुझे दे रही है, तभी ये वॉचडॉग जनरेट करेगा। समझ में आया? किसी का कोई डाउट है? पूछो अभी। है किसी का कोई सवाल? अब देखो 5G में समझ लेते हैं। जो 5G है इसमें क्या कहानी है, इसमें वॉचडॉग कितने लोगों को दिया जाएगा? अब या तो आपको 5 पावर आईसी देखने को मिली है, तो क्या पांचों में वॉचडॉग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हम सबसे पहले वॉचडॉग को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर प्राइमरी पावर आईसी को ढूंढते हैं और उसमें ढूंढेंगे वॉचडॉग। बोलते भी जाओ भाई, मुंह में दही जमा के मत बैठो। मुझे लगता है क्लास यस बंद हो सर। गई, तो उसका एहसास मत दिलाओ कि क्लास बंद हो चुकी है। मुझे पता चलना चाहिए कि लोग जीवित हैं और सुन रहे हैं मुझे। ये देखो एक वॉचडॉग यू यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, इसका एक टीपी दिया हुआ। अब देखो ये वॉचडॉग कितनी जगह जाता है। आईसी का नंबर याद रखना U4000 है ना। पहले पे क्लिक किया, सीपीयू से निकल रहा है, ये सीपीयू आया। दूसरे पे सीपीयू ही है, देखो यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, दो जगह डिटेक्शन हुआ। आईसी लगी है 5, ये पावर नहीं, अभी ये सीपीयू और ये सीपीयू। तीसरे पे क्लिक करते हैं U4000, अब आ गई है मेन पावर आईसी, इसमें वॉचडॉग आ रहा है। फिर क्लिक करेंगे तो ये दूसरा सीपीयू जीपीयू बक है, ये दूसरी पावर आईसी, इसमें भी वॉचडॉग जा रहा है। फिर क्लिक करेंगे तीसरी पावर आईसी, इसमें भी U4600, इसमें भी वॉचडॉग आ रहा है। चौथी पावर आईसी, इसमें भी वॉचडॉग आ रहा है U4700, और पांचवी पावर आईसी, इसमें भी वॉचडॉग आ रहा है। मतलब आपकी जो डीसी डीसी कन्वर्टर है उसमें भी वॉचडॉग आ रहा है। जहां बक है मीडियाटेक में उसमें वॉचडॉग है। अब ये समझ लेना कि अगर 5 पावर आईसी का कॉन्सेप्ट होता और 5G होता तो सब पे वॉचडॉग पहुंचता। और कोई अब वॉचडॉग सब जगह जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जितनी आईसी सीपीयू को सप्लाई दे रही हैं, उतनी आईसीज में अगर कोई भी सप्लाई नहीं मिली सीपीयू को, वो वॉचडॉग नहीं बनाएगा, क्योंकि वॉचडॉग एक ही लाइन है। और सीपीयू की अगर 20 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, जब तक 20 के 20 नहीं पहुंच जाएंगे तब तक वॉचडॉग नहीं बनेगा। ये था 4G और 5G। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास सही से समझ में आई? जी सर। जी सर। यस सर। थोड़ा सा बड़ा सर्किट था, बड़ा क्या बहुत ही बड़ा सर्किट है, लेकिन लॉजिक्स वही हैं। दिमाग चलाओगे फोन रिपेयर हो जाएगा। तरीका बता दिया कैसे काम करता है। चलो एंड करते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये डेमो वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अब डिसाइड कर लिया है क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, कि जो 5 नवंबर से शुरू हो रही हैं, जिसका बैनर आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर जाकर के अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। सीट को बुक कैसे कराना है, जैसे ही नीचे वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये होम पेज खुल के आ जाएगा। वैसे ही आपको इस साइड में पेड कोर्सेज पे जाना है, और सबसे पहला कोर्स हमारा यहाँ पर दिख जाएगा, नवंबर बैच कमिंग सून। आप इस जगह से अपनी सीट को बुक करा सकते हैं यहाँ पर पेमेंट करके, या फिर मुझे मेरे क्यूआर पे पेमेंट करके आप यहाँ का एक्सेस ले सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पहले ही इस ऑप्शन में जाएंगे, व्यू डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर बाय नाउ करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। उस क्यूआर पे जैसे ही पेमेंट करेंगे, वो पहले आप पेमेंट करने से पहले आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड सब कुछ आपसे पूछेगा, उसको भर देना। फॉर्म आएगा, उसको भर देना, उसके बाद पेमेंट कर देना, आपकी सीट बुक हो जाएगी। और यहीं से आपको इतना सारा कंटेंट जो है वो अनलॉक हो जाएगा। यहीं पे देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है क्लास ज्वाइन करने से पहले। तो यहाँ पे बेसिक और प्रैक्टिकल वीडियोस कुछ शेयर की गई हैं। डीसी रीडिंग भी आपको पहले से ही शेयर कर दिया है, ताकि आप उसको पढ़ना है पढ़ लीजिए। बाकी इन वीडियोस को पढ़ने के बाद 5 नवंबर से आपको क्लास में एंट्री करनी है, और वहां पर भी इन्हीं का रिपीट कराया जाएगा, और भी थोड़ा एडवांस लेवल पे। अगर आप ये सब पढ़ लेंगे तो वहां पे समझने में बड़ी ही आसानी होगी। अगर आप पहले से पढ़ के नहीं आएंगे तो फिर समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आपको अभी से सीट बुक करानी है, वेट नहीं करना है 5 नवंबर का। इसके पहले पहले ही आप सीट बुक कराएं, ताकि ये कंटेंट आपको पहले, ये जो स्टडी मटेरियल है आपको पहले मिल जाए।
अगर आपके पास इतनी फीस नहीं है 3100 रुपए, तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, बाय विद इंस्टॉलमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल पूछेगा, फिर आपको अमाउंट दिखा देगा 1600 रुपए। 1600 रुपए आप पे कर दीजिए, उसके 20 दिन बाद फिर से आपको 1600 रुपए पे करने हैं, 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़ेगा। आप पहले ईएमआई में ले लीजिए ताकि पता चल जाए कि अच्छे से पढ़ाई हो रही कि नहीं। अगर आपको समझ में आया दूसरी ईएमआई भरना, नहीं तो ड्रॉप कर देना। ऐसे भी करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, कोई भी कंफ्यूजन हो, मुझे इसी में नीचे ये हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ, इस पर कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे प्यारा सा कमेंट कर देना। कमेंट करना मैंडेटरी है, आप कमेंट करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट जरूर करना, लिखना उस पे, और कुछ नहीं, कुछ लिखना उस पे कि आपको क्या नॉलेज मिला आज की वीडियो से। इस वीडियो को भरपूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छा नॉलेज मिल सके। और लाइक करना मैंडेटरी है, 100% लाइक कीजिए। अगर आपने इस वीडियो पर 100 प्लस लाइक करवा दिया, आप लोगों के थ्रू हो गया 100 प्लस लाइक, तो फिर अगली वीडियो बहुत ही धमाकेदार वीडियो आने वाली है, और हमारा जो डेड फोन कैसे चेक करें उसका भी अगला पार्ट आने वाला है, जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं गाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन लेकर के। तब तक के लिए गाइज बाय बाय।